क्या हालचाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 आपदा प्रबंधन का। तो लेसन नंबर 2 का क्या नाम है मेरे भाई? प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, इसको देखने वाले हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि मेरे भाई बाढ़ कैसे आती है। पहला पॉइंट क्या है कि बाढ़ कैसे आता है मेरे भाई, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यानी बोलता है कि जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो नदियों के जल स्तर में उफान आ जाता है और आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, और इस परिस्थिति को ही बाढ़ कहते हैं। बोलने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब मानसूनी वर्षा यानी मानसूनी वर्षा बहुत ज़्यादा होगा तो जो नदियों का जल स्तर होगा, मान लीजिए कि ये नदी है आपका, ठीक है, मान लीजिए क्या है, नदी है, और जब मानसूनी वर्षा बहुत ज़्यादा होगा, मान लीजिए मानसूनी वर्षा बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, मानसूनी वर्षा बहुत ज़्यादा हुआ तो ये नदी का जल स्तर जो है, नदी का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ने के कारण क्या होगा कि आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा, आसपास के क्षेत्र में फैलकर तबाही मचा देगा, बोल सकते हैं कि क्षति पहुँचाएगा इन द एंड, ठीक है। तो ऐसा ही केस में हम की बोल सकते हैं, इसको फ्लड यानी बाढ़ कहते हैं। यानी बाढ़ किसको कहेंगे मेरे भाई? जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होता है और नदियों के जलस्तर में क्या होता है, उफान मारता है, यानी जो नदियों का जो लेवल होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। ऐसे पल्ले नहीं पड़ा तो मेरे भाई एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने पानी पीने के लिए एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास में पानी पीना है आपको, तो अब क्या होता है, कंडीशन दो फॉलो होते हैं। एक बंदा आता है और एक गिलास पानी देता है आपको पीने के लिए। उस केस में क्या होता है कि पानी पूरा फुल होता है, लेकिन एक बच्चा क्या करता है, वही गिलास में जो पानी है मेरे दोस्त, वो क्या करता है, ओवर मतलब ज़्यादा ही भर देता है। तो पानी देखते हैं आप गिलास से क्या होता है, गिर जाता है, और आसपास के क्षेत्र को थोड़ा सा क्या पहुंचाता है, मतलब गिर जाता है। तो क्या होता है कि पानी गिर जाता है, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होता है मेरे भाई कि जब नदियों का जो जल स्तर होता है, यदि नदियों के जल स्तर तक तो पानी रहता है तब तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन नदियों का जल स्तर से जो ही पानी ऊपर जाता है तो आसपास का क्षेत्र में तबाही मचाता है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, बाढ़ कहेंगे। पेपर में बहुत बार पूछा गया तो मेरे भाई इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। जितने भी स्लाइड पे लिखा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए मेरे भाई, ठीक है। अब आगे आते हैं मेरे भाई कि पश्चिम बंगाल को बिहार का क्या कहते हैं, सॉरी मेरे भाई, पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहेंगे, दामोदर नदी को कहते हैं। पूछेगा आपसे बिहार बोर्ड एग्जाम में कि पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। ये शोक क्या होता है मेरे भाई, तो शोक का मतलब ही होता है कि किसी को क्या होता है, ये नदियाँ क्या करती है, किसी न किसी राज्य को क्या करता है या किसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना होता है मेरे भाई। तो बोल सकता है पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बच्चा को पता है सर, कोसी नदी को कहा जाता है। और ये भी जितने भी चीज़ें लिखे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी वीवीआई कर लेना मेरे भाई। जितने ही लिखे सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार वीवीआई नहीं करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर मेरे भाई, सतलज नदी। बहुत बार पूछेगा कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, चिल्ला के बोलना सतलज नदी पर सर, सतलज नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब जो भारत, कृत्रिम झील का मतलब जो आदमी द्वारा बनाया गया झील है मेरे भाई। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। ऐसे भी जो सरदार लोग होता है वो मर्द का बच्चा होता है मेरे भाई, मर्द होता है, ठीक है। जो सरदार लोग होता है वो मर्द होता है मेरे भाई, तो ऐसे याद कर लेना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है मेरे भाई। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है, कृष्णा नदी पर। ऐसे भी पता है नागा अर्जुन का सारथी कौन था मेरे भाई, कृष्ण भगवान थे, सबको पता है। तो ऐसे याद कर लेना, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। चिल्ला के याद कर लेना मेरे भाई, चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई। बाढ़ से होने वाली हानि, यानी बाढ़ से होने वाला हानियाँ क्या है, यानी लॉस क्या है मेरे भाई। तो बाढ़ आएगा तो क्या क्या लॉस हो सकता है। मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, नदियों का जलस्तर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ गया और आसपास के क्षेत्र में फैल गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको पेपर में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, तो लिखने का एक तरीका बताता हूँ कि बाढ़ से होने वाली हानियाँ की चर्चा करें। तो सबसे पहला लाइन लिखना, बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है, बोर्ड में ऐसा करके लिखना, ठीक है, तो नंबर फुल मिलेंगे, ठीक है।
और अपना पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखेंगे वो भी बेटर रहेगा, ठीक है। पहला क्या है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी जो नॉर्मल जो जिंदगी होता है मेरे भाई वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे कि बाढ़ आया तो आदमी का आम जनजीवन जो हम लोगों का दिनचर्या होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है कि यदि अब टाइम से कहीं जा रहे हैं तो अब टाइम पर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे मेरे भाई? क्योंकि पानी ने यानी जो बाढ़ ने आपका जनजीवन क्या कर दिया मेरे भाई? व्यस्त कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। बोलता है जान माल की क्षति होती है। जान माल की मतलब क्या होता है मेरे भाई? इंड द एंड बोल सकते हैं कि जान माल मतलब आपके मतलब फसलों की बर्बादी होगा, ठीक है, वो भी जान माल है। पशु को पक्षियों का पक्षी तो नहीं बोल सकते, पशुओं का नुकसान होगा, ठीक है। और बोलता है कि फसलों की बर्बादी, यानी भारी मात्रा में बाढ़ आया तो फसल तो 110% क्या होगा? बर्बादी होगा, ठीक है, यानी फसलों की भी बर्बादी होता है मेरे भाई। महामारी का फैलना, महामारी मतलब हो सकता है बहुत सारा डिजीज यानी बीमारियां क्या होगा? क्योंकि बाढ़ आया तो बीमारी भी अपने साथ लेके आएगा, ठीक है, बीमारी भी अपने साथ क्या करेगा मेरे भाई? लेके आएगा, ठीक है। यानी महामारियों का फैलना बोल सकते हैं। परिवहन व्यवस्था का ठप पड़ जाना, यानी जो अब जो सड़क पर आप लोग आराम से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे मेरे भाई, वो भी क्या हो गया? परिवहन क्या हुआ? ठप पड़ गया। आप मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, अब जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो स्कूल तो जाएंगे मेरे भाई, तो स्कूल कंडीशन में जो जाएंगे वो किसी न किसी मार्ग से होते हुए जाएंगे। यदि वो मार्ग में पानी आ गया तो आप स्कूल जा पाइएगा? बोलेंगे कहाँ सर, कहाँ जा पाएंगे, बाढ़ तो आ गया, आराम से घर में रहेंगे और ऑनलाइन पढ़ेंगे सर। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि बाढ़ से होने वाली हानियां आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो पहला हानि क्या था मेरे भाई? आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जान माल की भारी मात्रा में क्षति होता है, फसलों की बर्बादी हो जाता है, और बीमारियां यानी महामारियां फैलता है, और परिवहन व्यवस्था ठप पड़ जाता है मेरे भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाढ़ से सुरक्षित हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियाँ, यानी बाढ़ आया, हानि हमने बता दिया, अब उससे सावधानियां क्या क्या बरत सकते हैं कि बाढ़ आया तो मेरे भाई, लेकिन उससे सावधान होना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना चाहिए, यानी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपके फ़ोन में मैसेज करके आता होगा कि 3 घंटे बाद इस क्षेत्र में भारी मात्रा में क्या आने वाला है? बारिश आने वाला है, ठीक है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप अलर्ट हो जाओगे। यदि आप कहीं जाने वाले हो मेरे भाई तो आप जाओगे नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको पता है कि इस क्षेत्र में 3 घंटे बाद बारिश होने वाली है, और आप रिस्क तो नहीं लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि पूर्व सूचना तकनीक का आपको क्या लेना चाहिए? बहुत ज़्यादा सहारा लेना चाहिए। आजकल तो डिजिटल चलता है दुनिया, तो डिजिटल में फ़ोन में तो आपको मैसेज करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता होगा मेरे भाई। अब बोल रहा है कि बाढ़ के समय ऊंची भूमि की ओर जाना चाहिए। सबको पता है मेरे भाई कि यदि बाढ़ आया है तो जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, मान लो कि वो बाढ़ से पूरा तरह से क्या होगा? ग्रस्त हो गया। अब तेजी से आप लोग किधर भागोगे मेरे भाई? ऊंचे भूमि की ओर भागोगे, उधर भागोगे जहाँ बाढ़ नहीं पहुँच सकता है, ठीक है, या तो नहीं आएगा। अपनी जान किसको प्याराना है मेरे भाई? तो जान बचाने के लिए आप लोग ऊंची तरफ तो 110% भागोगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि भोजन और पेयजल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आदमी को क्या करना चाहिए कि अपने साथ साथ खाने की चीज़ों को भी ले लेना चाहिए, और पेयजल यानी पीने वाला पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आप जो पानी पियोगे 110% आपको क्या हो सकता है मेरे भाई? आपको बीमारियां हो सकता है, क्योंकि बाढ़ वाला जो पानी होता है बहुत ही खराब होता है, उससे महामारियां बहुत ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि भोजन और पेयजल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद लेना चाहिए, यानी आसपास जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं सरकार के द्वारा जो जारी किया जाता है, ठीक है, तो वो स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद लेना चाहिए। मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, तो उस कंडीशन में कितने को मतलब प्रशिक्षण नहीं करवाया गया है कि वो लोग उसको तैर के यदि कोई आदमी डूब रहा है तो उसको बचाया जा सके। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? सरकार को इमरजेंसी बुलाइएगा। सरकार वाले तो स्वयंसेवी संस्थाएं भेजेगी और आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। हो सकता है आपके लिए खाने का पैकेज भिजवा दे, या तो हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में डूब गया वो क्षेत्र आपको वहाँ से निकाल लिया जाए रेस्क्यू के माध्यम से, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु वो अपनाई जाने वाली सावधानियों को यदि आपके बोर्ड में आता है तो आराम से लिख देंगे टू द पॉइंट करके, ठीक है। आपको ऐसा ही लिखने बोर्ड में अच्छे खासे नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, और ये स्लाइड आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और मैंने वो भी लिख दिया जो आपके बोर्ड में 110% छपेंगे मेरे भाई 2026 के बोर्ड में, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मेरे भाई। बोल रहा है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं, यानी आपको बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए कुछ ना कुछ आपको दिमाग में उपाय होगा, वो बताइए। तो मेरे भाई क्या बोलना, सबसे पहला ही लाइन लिखना है कि बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। आप ऐसे करके बोर्ड में लिखना, ठीक है। एक अच्छे बच्चे होगा जो ऐसे करके लिखेंगे तो पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि बाढ़ को नियंत्रण करने का उपाय क्या है कि नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना चाहिए, यानी जो आपका नदी के किनारा है वहाँ पर तटबंध क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए, ताकि बाढ़ आए भी
तो बाढ़ वाला को बोल सके, ओ बाढ़ भाई थोड़ा रुक जा, यहाँ मैं तटबंध खड़ा हूँ, पार नहीं हो सकता मेरे भाई। बोलने का मतलब ये है मेरा भाई कि मजबूत तटबंध जितने ज़्यादा मजबूत होंगे मेरे दोस्त, उतने ज़्यादा आप बाढ़ से बच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल सर पल्ले ही ना पड़े आपके बात, तो मैं कहता हूँ कि आपके गांव में कोई ना कोई ऐसा सड़क मार्ग होगा जो आपके गांव की सुरक्षा करता होगा। यानी बोलने का मतलब बाढ़ जब आता होगा तो आपके गांव का जो सड़क है मेरे भाई, वो उस रोड को इस पार से उस पार नहीं होने देता होगा। इसका मतलब वो जो सड़क मार्ग है मेरे दोस्त, वो आपका क्या कर रहा है, तटबंध का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण करना चाहिए। यानी नदी पर आपने बांध बना दिया, अच्छा वाला प्यारा सा बांध बना दिया, ठीक है। कृत्रिम जलाशय यानी आदमी द्वारा बनाया गया जलाशय, यानी तालाब आराम से बनाइए, नहर निकालिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके जो बांध है उस पर कम लोड पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पानी के धारा को रोक नहीं सकते मेरे भाई, लेकिन उसकी दिशा को जरूर मोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके दिशा को जरूर मोड़ सकते हैं। तो वही बात है कि मेरे भाई कि नदियों पर बांध बना दीजिए आराम से। कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम मेरे भाई मतलब बोलने का मतलब आदमी द्वारा बनाया गया तालाब, पोखर, ठीक, तालाब बोल सकते हैं, या फिर नहर आराम से निकालिए और खेतों की सिंचाई के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण कर दीजिए। यदि आप सोचते हैं कि तटबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो उसके लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, एक ही उपाय करना है कि नदी के तटबंध के ऊपर बहुत ज़्यादा वृक्ष लगा दीजिए। वृक्ष का काम है मिट्टी के कटाव को रोकना। तो 110% मेरे भाई मुझे पूरा उम्मीद है कि तटबंध और ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका मजबूत हो जाएगा। और मजबूत हो जाएगा तो मेरे भाई मुझे पूरा उम्मीद है कि बाढ़ के पानी को वो थोड़े तो झेल ही सकता है। ठीक है, चलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं, आराम से एग्जाम में आएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग आराम से लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सूखा। सूखा को समझते हैं कि बोल रहा है कि वर्ष भर में यानी एक साल में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना तथा भूमिगत जल स्तर के गिरने को से उत्पन्न समस्या को क्या कहेंगे, सूखा कहेंगे। बोलने का मतलब है कि मान लीजिए रेनगेज एक यंत्र होता है जिससे वर्षा का मापन किया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो बोलने का मतलब कि ये 50 सेंटीमीटर से अधिक कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में कम वर्षा हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि भूमिगत जल यानी जो धरती के नीचे जो जल होता है मेरे भाई, उसका जो लेवल होता है वो लेवल क्या होता है, डाउन हो जाएगा। जब वो डाउन हो जाएगा तो 110% बोल सकते हैं कि उस क्षेत्र में सूखा पड़ना तय है मेरे दोस्त। तो वही बोला है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हुआ उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। और भूमिगत यानी भूमि के अंदर जो जल है मेरे दोस्त, उसका लेयर क्या हो गया, यानी जो लेवल होना चाहिए वो क्या होगा, डाउन हो गया। तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं वहाँ पर कैसा स्थिति आएगा, सूखा की स्थिति आएगा। ठीक है, वहाँ पर कैसा स्थिति आएगा, सूखा की स्थिति आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक का वर्णन करें। सुखाड़ के लिए यानी आपको बोला जाएगा कि सुखाड़ आ गया है तो इसका जिम्मेवार कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको पहला ही लाइन लिखना है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्नलिखित है। मैंने हर लाइन में यही बोल रहा हूँ, आपको बोर्ड में ऐसा ही लिखना है। ठीक है, चलिए पहला कारण क्या है कि वृक्षा को अंधाधुंध कटाई करना। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करना, आपको क्या करना है, पेड़ लगाना है मेरे दोस्त, पेड़ को काटना नहीं। लेकिन हाँ, जिस पेड़ की उम्र हो चुका है मेरे दोस्त उस पेड़ को आपको काटना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जंगल गए हरे हरे पेड़ दिखे उसको काटना चालू कर दिया, नहीं करना है मेरे भाई। पेड़ वन है तो हमें मेरे दोस्त समझ रहे हो ना, क्योंकि पृथ्वी का फेफड़ा वन को ही कहा जाता है। यदि आप अच्छी सांसें ले रहे हो तो इसका मुख्य कारण क्या है मेरे भाई, पर्यावरण है, वन है। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है कि वृक्षों के अंधाधुंध कटाई पर आपको क्या करना है, रोक लगाना है। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, शिक्षित वर्ग के लोग हैं तो इतना तो उम्मीद आपसे कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो वृक्षों को अंधाधुंध आपको कटाई नहीं करना है। ठीक है, वृक्षारोपण ना करना, अंधाधुंध कटाई करता है। ठीक है, वृक्षारोपण ना करना। आप लोग क्या कर, अभी विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, हम बोलेंगे पेड़ लगाओ, एक बच्चा बोलेगा सर पेड़ उड़ नहीं लगाते हैं, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, उस बच्चे की तरह नहीं बनना, आपको क्या करना है, वृक्षारोपण करना है। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, वृक्षारोपण ना करना। यदि आप पेड़ नहीं लगाओगे तो सूखा का यानी बारिश नहीं पड़ेंगे पर्टिकुलर एरिया में, तो भोगना मेरे दोस्त। वर्षा जल संग्रहण ना करना, यानी भगवान ने बारिश पड़ाया और अपने पानी को स्टोर नहीं किया, तो ये भी क्या है, गलत बात है। क्योंकि जहाँ ज़्यादा जल है वहाँ तो आदमी ऐसे ही स्टोर नहीं करेंगे। लेकिन राजस्थान एक मरुस्थलीय यानी डेजर्ट एरिया है, तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ के लोग जो होता है बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं, इसलिए वो पानी को जमा करते हैं। समझ गया, चलो आगे क्या है, वर्षा की कमी। अब बारिश पड़ा, अपने पानी तो जमा नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको वर्षा की कमी तो होने वाला है। भूमि के तापमान में वृद्धि, यानी भगवान बारिश पड़ ही नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भूमिगत का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और हाई होंगे तो सूखा तो 110% होंगे मेरे भाई। बोलने का मतलब है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन है, एक बार फिर से सुन लीजिए। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, यानी पेड़ पौधों को आप बहुत ज़्यादा काट रहे हो, डेफिनेटली सूखा बढ़ेंगे। वृक्षारोपण ना करना, पेड़ पौधा आप नहीं लगा रहे हो।
वर्षा जल का संग्रहण ना करना, यानी वर्षा जो पानी पड़ा उसको जमा नहीं कर रहे हो, स्टोर नहीं कर रहे हो, और वर्षा की कमी। और चौथा क्या है, पांचवा क्या है, भूमि के तापमान में लगातार टेम्परेचर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि सुखाड़ से बचाव के तरीकों को लिखो। सुखाड़ के बचाव के तरीकों को क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। तो आपको लिखना है कि सुखाड़ से बचाव का तरीका का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला क्या है कि वर्षा जल का संग्रहण करना। आपको क्या करना है कि वर्षा जो बारिश पड़ा है उसको जमा करना है। लेकिन आजकल लोग जमा कहाँ करते हैं, जमा वहीं करते हैं मेरे दोस्त जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं मेरे भाई। बोल रहा है वृक्षारोपण करना, यानी आप लोग को क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। लेकिन जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं डेफिनेटली वो लगाएंगे, और शिक्षित क्या जो अनपढ़ भी होते हैं, जो थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं, वो डेफिनेटली मेरे भाई वो वृक्ष लगाएंगे, ठीक है। पेयजल का सुरक्षित भंडारण करना, जो आप पानी पीने वाला जो जल होता है मेरे भाई, आपके बुक के अकॉर्डिंग पूरे बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में पानी 2.5% आप पीने लायक पानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि पेयजल की सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। आपको आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हमको जो पानी पीने लायक है उस पानी को आपको कम से कम यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि नहर, पाइन या तालाब या आहार की व्यवस्था करना चाहिए। आप नहर बनवा दीजिए, ठीक है, ताकि क्या होगा कि सुखाड़ की स्थिति में आपकी हेल्प हो जाए। पाइन बनवा दीजिए, तालाब, नए नए पोखर खनवा दीजिए, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि इंडा बोल सकते हैं कि पानी को अच्छे देर तक, जैसे कुआं होगा वो कुआं में स्टोर रख सकते हैं पानी को। ऐसे भी गर्मियों के दिनों में कुआं में क्या होता है, पानी सूख जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना है कि आपको यदि उसके जो लेवल है, यदि उस लेवल का मतलब पानी रहे तभी तो आप स्टोर रख सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, यानी नदी में बाढ़ आ गया, इसका मुख्य कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्षा पड़ा होगा और नदी में जो जल होगा वो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। इसलिए बोल सकते हैं नदियों में क्या आ गया, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र क्या है, उत्तरी बिहार। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पूछते हैं कि बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं यहाँ थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप मान लेना कि ये बिहार है मेरा, ऐसा तो है नहीं मेरे भाई, ठीक है, मान लेना बिहार है, ठीक है। और ये बिहार का कौन सा, उत्तरी बिहार है। ये क्या है, उत्तरी बिहार है, ठीक है सर। और ये क्या है मेरे भाई, दक्षिणी बिहार है। ये क्या है, दक्षिणी बिहार है मेरे भाई, दक्षिणी बिहार है, ठीक है। यानी ऊपर वाला आपका उत्तरी बिहार है, नीचे वाला दक्षिणी बिहार है। आपको पता है कि उत्तरी बिहार जो होता है हमेशा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। और जो दक्षिणी बिहार होता है आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। लेकिन आपके बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि उत्तरी बिहार हमेशा कैसा क्षेत्र है, तो आप बोल सकते हैं चिल्ला चिल्ला के क्या, ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है मेरे भाई। कैसा है, उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। लेकिन आपसे पूछेगा कि उत्तरी बिहार का कौन सा भाग, तो यहाँ से मैं एक लाइन लिख देता हूँ। ये मेरा भाई पूर्वी भाग है, क्या है पूर्वी, और ये पश्चिमी भाग होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखना कि उत्तरी बिहार का पूर्वी भाग, उत्तरी बिहार का पूर्वी भाग भी कैसा है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि उत्तरी बिहार तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है ही, साथ में इसका कौन सा भाग मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वी भाग। आपके बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अच्छे से कर लेना, मुझे पूरा उम्मीद है। बोल रहा है बिहार का बाढ़ों का देश, ऐसा याद रखना, बो से बाढ़ होता है सर, बो से बांग्लादेश होता है, हमको याद हो गया। यानी बाढ़ों का देश, चिल्ला चिल्ला के क्या बोलना है, बांग्लादेश बोलना है। क्या बोलना है, बांग्लादेश बोलना है। बड़ा ही आसान है मेरे भाई, ठीक है। बो से बाढ़, बो से बांग्लादेश। आसमान बांध किस नदी पर बनाया गया, तो नील नदी पर। ये भी याद रखना, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम में इस प्रश्न को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके पेपर 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे याद रखेंगे। आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया, तो ये नील नदी पर बनाया गया, ठीक है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, बोलने का मतलब जो सूखा है मेरे भाई वो धीरे धीरे चल के आएंगे, लगातार नहीं आएंगे, जल्दी से नहीं आएंगे। सूखा कैसे आएगा, धीरे धीरे, ठीक है। आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।